एवरीवन, आज हम 12th क्लास के होम साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे जो आपके एग्जाम आ रहे हैं उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 12th क्लास के होम साइंस के लिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, एकल परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। ये हम सभी जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा एकल परिवार है। तो एकल परिवार क्या है? जहाँ पे पेरेंट्स और उनके जो बच्चे होते हैं वो रहते हैं, अविवाहित बच्चे जिनकी शादी नहीं होती। ठीक है, तो उसके अंदर जो एकल परिवार होता है उसमें दादा दादी या चाचा चाची जो होते हैं फैमिली के और मेंबर्स वो नहीं होते, सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे, यानी कि वन जनरेशन होती है वहां पर। देखते हैं क्या इसमें लिखा है। एकल परिवार का अर्थ है ऐसा परिवार जिसमें संयुक्त परिवार की तरह साथ में दादा दादी चाचा चाची ना रहकर सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये आंसर है इसमें आपको दो चीजें पता चल गई। आपको संयुक्त जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मिल गई और न्यूक्लियर फैमिली उसके बारे में मिल गई। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? जिसमें दादा दादी चाचा चाची साथ में नहीं रहेंगे, वो न्यूक्लियर फैमिली है। तो जैसे यहाँ देखो लिखा है, संयुक्त परिवार में क्या होता है? दादा दादी चाचा चाची रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है? ना, नहीं रहते। यानी कि जो एकल परिवार होगा जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे होंगे, और संयुक्त परिवार होगा जिसमें दादा दादी चाचा चाची काफी सारी जनरेशन साथ में रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिवृत्ति और विकास के बीच अंतर बताइए कि अभिवृत्ति क्या होती है और विकास क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो सबसे पहले है हमारे वृद्धि। वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब उसको हम माप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो मात्रात्मक होती है। नेक्स्ट है, वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है। निश्चित अवधि मतलब एक टाइम पे ऐसा होता है कि जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो इसका एक और अपोजिट पॉइंट होता है कि जो डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास, वो नहीं रुकता। वो जब तक हम मरते हैं जब तक हमारा विकास चलता रहता है, लेकिन जो हमारी वृद्धि होती है वो एक टाइम पे रुक जाती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो वृद्धि का क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। संकुचित मतलब छोटा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर विकास की बात करें तो उसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। यानी कि हम जब से पैदा होते हैं जब तक हम मरते हैं, जब तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है हमारी लाइफ में, हमारे बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया विकास के बारे में, विकास क्या है? एक मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के इसके अंदर आते हैं। लेकिन वृद्धि में हमने क्या देखा था? सिर्फ मात्रात्मक, उसको माप सकते हैं। लेकिन विकास क्या होता है? जिसमें गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं, कुछ अच्छे बिहेवियर, परिपक्वता आने लग जाती है किसी भी बच्चे में या फिर किसी भी व्यक्ति में। सेकंड पॉइंट है हमारा, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे मैंने आपको बताया, इसका क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है, रुकता नहीं है। जब तक इंसान जीवित है जब तक उसके अंदर जो विकास होता रहता है। ठीक है, विस्तृत क्षेत्र होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, गृह विज्ञान पढ़ने के बाद प्राप्त होने वाले दो वैतनिक रोजगारों के अवसर लिखिए। मतलब अगर मैंने या किसी भी पर्सन ने होम साइंस पढ़ी है तो उससे वो कौन कौन से वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राप्त कर सकता है। वेज मतलब वेतनिक, वैतनिक रोजगार। वैतनिक रोजगार क्या होता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे के पास जाके काम करता है, उसको अपनी सेवाएं देता है और उसके बदले में उसे पैसे प्राप्त होते हैं, तो वो होता है वेतनिक रोजगार। तो सबसे पहले क्या है? वेतनिक रोजगार उसे कहते हैं जब व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है, उसके बदले उसे वेतन मिलता है। मतलब उसने किसी और पर्सन को अपनी सेवाएं प्रदान की और उसके बदले में उसे धन प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए देखिए, MSc समाज एवं बाल विकास मंत्रालय में नौकरी, मतलब किसी भी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी भी जगह पे नौकरी करना जहां उसका खुद का ना हो, उसको पैसे मिल रहे हो महीने के तौर पे, हफ्ते के तौर पे, जिस हिसाब से भी। स्कूल अथवा किसी शैक्षणिक संस्थान में काउंसलर की नौकरी करना। ठीक है, आपने देखा होगा स्कूल में भी काउंसलर होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, उन सबकी भी मंथली इनकम जाती है ना। उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उसके बदले में उन्हें पैसे प्राप्त हुए। तो क्या हुआ ये वाला काम? वैतनिक, यानी वेज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल अपराध क्या है। अब आपको इस वर्ड से ही समझ आ रहा है। ठीक है, बाल अपराध, बाल मतलब बालक और अपराध मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, वो सभी चीजें क्या होती हैं? अपराध। लेकिन यहाँ बाल अपराध है मतलब वो वाले ऐसे कार्य जो बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं और समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या होते हैं?
बाल अपराध, जब बाल्यावस्था में बालक गलत संगतों में पढ़ के कई गैर कानूनी अपराध करते हैं। ठीक है, क्या है, कोई भी ऐसा कार्य जो गैर कानूनी है, लॉ में उसके लिए कोई भी लॉ जो है उसके अंदर कोई भी उसमें प्रावधान नहीं दे रखा कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य जो गैर कानूनी है उसे बाल अपराध कहते हैं, जो बच्चों द्वारा किया जाता है। 7 से 16 वर्ष की आयु में किए जाने वाले अपराध इस बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा जो 7 से लेकर 16 साल की एज में है, उसने कोई भी ऐसा कार्य किया जो समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं है या फिर लॉ में नहीं है, तो क्या होगा, वो अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। इन बच्चों को जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा बाल सुधार कार्यालय में रखा जाता है। ठीक है, अगर इस एज के बच्चे ने कोई भी गलती की, ठीक है, कोई भी अपराध किया, तो उनको सुधारा जाएगा, उन बच्चों को उस जगह पे रखा जाएगा और उन्हें काउंसलिंग की जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या चीज़ आपको करनी है, क्या नहीं करनी। क्योंकि जो बालक होते हैं ना, उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो सोच सके कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत। तो यहाँ उन्हें वो गाइडेंस, वो सही पाथ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना जो भविष्य है उसको निर्धारित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वचा की देखभाल कैसे की जाती है तथा क्यों। त्वचा सब समझते हैं, त्वचा जो है हमारे 5 सेंसेस का एक सेंस है, यानी कि हमारा टच। ठीक है, हमारी त्वचा, हमारी स्किन, ये जो है उसको हम त्वचा की देखभाल कैसे करें और क्यों करें। ठीक है, क्या ज़रूरत है हमें अपनी त्वचा की देखभाल करने की। त्वचा की देखभाल के लिए हमेशा मौसम के अनुसार ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ठीक है, जिस भी हिसाब से मौसम होगा उसके हिसाब से हमें कपड़े पहनने हैं। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमने गर्मी वाले कपड़े पहन लिए, तो उससे क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, ठंड लग जाएगी। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है और ठंड वाले कपड़े पहन लिए, स्वेटर्स वगैरह पहन लिए, तो क्या होगा, रैशेस हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जो करनी है वो टाइम के हिसाब से करनी है, यानी कि मौसम के हिसाब से करनी है। जो मौसम है उसके हिसाब से कपड़े पहनने हैं। आगे है, घर से बाहर जाते समय हमेशा चेहरे को ढक के रखें, उस पे किसी तरह की कोई धूल मिट्टी ना चिपके। ठीक है, जब भी कभी बाहर जा रहे हैं कहीं, तो अपने फेस को पूरे अच्छी तरीके से कवर कर ले, ताकि फेस पे कोई गंदगी ना आए, धूल मिट्टी ना आए और आपका जो फेस है वो सुरक्षित रह सके। त्वचा की देखभाल के लिए व्यक्ति को रोज नहाना चाहिए। ठीक है, रोज नहाना है ताकि आप जो है स्वस्थ रह सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे डिसीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो ना नहाने की वजह से हो जाती हैं। तो क्या करना है, आपको रोज नहाना है। पौष्टिक व संतुलित आहार का सेवन करें। ठीक है, खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो डेली मेंटेनेंस होती है हमारी हेल्थ की, उसके लिए। तो क्या करना है, आपको अच्छा से अच्छा खाना खाना है। दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती है जो पानी पीने से ही रिसॉल्व हो जाती है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपको कोई बीमारी ही ना हो, आप रोग मुक्त रह सकें। त्वचा की देखभाल के लाभ, अगर हम ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अपनी त्वचा की देखभाल कर रहे हैं, तो क्या लाभ होगा उससे हमको। त्वचा की देखभाल करने से उस त्वचा पर किसी प्रकार की खुजली नहीं होगी। ठीक है, आपने देखा होगा कई पर्सन बताते हैं कि मेरे को रैशेस हो जाते हैं या फिर खुजली होती रहती है, हम दवाई करवाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, अपनी त्वचा की देखभाल करेंगे, तो ऐसा होगा ही नहीं। त्वचा पर होने वाले दाने फुंसियों से भी बचा जा सकता है। ठीक है, त्वचा पे दाने फुंसी वगैरह हो जाती हैं, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन रखेंगे, तो ये चीज़ें आपको होंगी ही नहीं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खदकाना क्या है, खदकाते समय आप किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा वर्ड आता है खदकाना, तो इसका क्या मतलब है और ये जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। खदकाना एक खाना पकाने की विधि है। ठीक है, जब खाना पकाते हैं तो उसकी एक विधि होती है खदकाना, और होता क्या है, जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, उबालना। उबालना वर्ड सबने सुना है, अंडे उबालना, आलू उबालना, तो ये चीज़ें क्या बोल सकते हैं हम उसको, खदकाना, जो होम साइंस की भाषा में बोलते हैं। इसमें हम खाने को धीमी आंच पर पकाते हैं। इस विधि से पकाने वाले पदार्थों में पानी में डाल के पकाया जाता है। ठीक है, पानी में डालकर पकाते हैं।
ध्यान रखने योग्य बात है, जब भी आप खदकाएंगे किसी चीज को, जब भी आप किसी चीज को उबालेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आंच को अधिक तेज ना करें, उसे धीमी आंच पर पकाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या करते हैं, इसे धीमी आंच पर पकाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपको स्लो गैस पे उसे बनाना है। पकाते समय हम यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ज्यादा ना पक जाए जिससे इस पर पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाए। ठीक है, तो हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि वो ज्यादा ना पक जाए, क्योंकि अगर वो कम पका होगा, अगर प्रॉपर पका होगा तो क्या होगा, उसके पौष्टिक तत्व उसमें सारे भरपूर मात्रा में होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप खदकाएंगे यानी कि उबालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलर कुकर में सौर ऊर्जा द्वारा खाना पकाया जा सकता है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर का बनावट का वर्णन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो सोलर कुकर के सौर ऊर्जा द्वारा कैसे पकाया जा सकता है, ठीक है, कैसे खाना पकाते हैं और ये कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, किस आकार में होता है, किस शेप में होता है। तो क्या है, सोलर कुकर में सौर ऊर्जा द्वारा खाना कैसे पकाया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकता है। इसमें कैसे पकता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके माध्यम से जो भोजन है वो पकाया जाता है। सोलर कुकर ऐसी युक्ति है जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकता है। सोलर चूल्हे में किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, किसी भी तरह के ईंधन की कोई रिसोर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। उन्हें चलाने के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। इस कारण से मानवता संसाधन इसका कम दाम पर वितरण करके वनों के विनाश कर रही है। ठीक है, क्या होता है, इनके जो भी सोलर कुकर बनता है तो उसके लिए जितने भी मानव संसाधन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रक्रिया में कम करने के लिए काम का सही है। ठीक है, अब उसके बारे में बताया वो होता कैसे है, उसकी बनावट कैसी होती है जो सोलर कुकर होते हैं उनकी। सोलर कुकर सौर ऊर्जा से चलने वाला उपकरण है। जैसे मैंने आपको पहले बताया किससे होता है, वो सौर ऊर्जा के माध्यम से वो चलता है। इससे हीट पैदा हो जाती है। हीट मतलब गर्माहट पैदा हो जाती है और खाना पकाने के काम में लाया जाता है। जैसे आपको पता ही है, पूरी बात हमने कर ही ली, तो लास्ट में क्या है, खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, तो आपको पहले पता है। इसमें कोई सोलर प्लांट होता है जो डायरेक्ट लाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, डायरेक्ट लाइट जो होती है, सन की जो लाइट होती है उसको डायरेक्ट वो ऑब्जर्व कर लेता है और उसकी हीट से हमारा खाना आसानी से पक जाता है बिना किसी ईंधन के। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है कि किस प्रकार से सोलर कुकर पे जो है हम खाना बना लेते हैं, कैसे, सौर ऊर्जा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़ा खरीदते समय कपड़े की बुनाई को जांचने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई कपड़ा ले रहे हैं, आपने कोई कपड़ा लिया तो उस कपड़े को लेते वक्त उस पर बुनाई की क्या क्या चीज़ें जो है जिनका आप ध्यान रखेंगे। आजकल क्या है, मॉडर्न ज़माना हो गया, सब क्या करते हैं, सिर्फ कपड़ों की खूबसूरती को देख के, अगर वो हमारी आइज़ को अच्छा लग रहा है तो हम उसे खरीद लेते हैं। लेकिन क्या करना है, अगर हम जब कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो क्या करना है, पहले उसकी पूरा देखना है उसे कि उसकी सिलाई कैसी है, बुनाई कैसे कर रखी है, सब कुछ ठीक है या नहीं। ठीक है, तो क्या चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, देखिए। कपड़ा खरीदते समय कपड़े की बुनाई को जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहला, कपड़े की बुनाई घनी व कसी होनी चाहिए। कसी मतलब टाइट होनी चाहिए, नहीं कि एक बार पहना और वो खुल गई। तो देखना है कि सिलाई जो है प्रॉपर तरीके से अच्छे से की गई हो। अधिक ऐंठन से बने कपड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, ज्यादा ऐंठन वाला होना चाहिए ताकि वो कपड़ा मजबूत होता है और वो फटता नहीं है जल्दी, लॉन्ग टाइम तक हम उसे पहन सकते हैं, उसे यूज में ला सकते हैं। सादी व ट्रिल बुनाई और सटीक बुनाई वाला अधिक मजबूत होता है। ठीक है, तो ये सारी जो बुनाइयाँ होंगी, इस बुनाई का अगर कपड़ा मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको जब कपड़ा खरीदने जाना है तो इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के बहुत सख्त और लापरवाह अनुशासन का बच्चों पर होने वाले असर में अंतर बताइए। कि
अब देखिए यहाँ दो बातें हैं कि कोई दो बच्चे हैं, एक का जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है, उसे कहीं जाने नहीं देते, हर चीज़ पे रोक टोक करते हैं और हमेशा पढ़ाई या फिर बिल्कुल डिसिप्लिन है। और सेकंड जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, लापरवाह, उन्हें मतलब ही नहीं है अपने बच्चे से, वो कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, आवारागर्दी कर रहा है। तो इन दोनों जो पेरेंट्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो ये जो आप ये चीज़ें आप अपनी कॉमन लाइफ में देखते रहते हैं जनरली, तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले सख्त अनुशासन, कि कोई पेरेंट्स है बहुत सख्त है, कुछ भी नहीं करने देते, हर बात पे डांटते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये सही नहीं किया। तो क्या होगा उसमें, देखिए माता पिता के अधिनायक दृष्टिकोण से माता पिता कड़े नियम बनाते हैं, ठीक है, उसका पालन ना होने पर दंड भी देते हैं। इस तरह के व्यवहार से माता पिता के प्रति क्रोधित हो जाता है। अब अगर पेरेंट्स ऐसे होंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे बच्चे के साथ, तो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाएगा। उससे वो अपने बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से अपनी कोई बात शेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे डर लगने लगेगा, तो उनके बीच जो डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। और उनके प्रति किशोरों का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, उन्हें अपने माता पिता के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है टीन एज में, अगर पेरेंट्स नहीं समझ पाते, क्योंकि क्या होता है टीन एज में एक तो इतने ज़्यादा फिजिकल चेंजेस होते हैं, इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होते हैं हमारे अंदर, तो हम खुद ही वैसे इतना डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के इस तरह से बिहेवियर से हम और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या होता है, दोनों का जो रिलेशन है वो ख़राब होने लग जाता है। और ये हमारे सेकंड पेरेंट्स आए जो क्या है, बिल्कुल लापरवाह है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता मेरा बच्चा कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है इसमें, देखिए माता पिता के बच्चे के प्रति लापरवाह अनुशासन होने के कारण बच्चा सही रास्ता तथा लक्ष्य से भटक जाता है, ठीक है, उसके पेरेंट्स से गाइड ही नहीं कर पा रहे कि बेटा आपको क्या चीज़ करनी है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए गलत है, वो अपने बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या होता है इसमें, बाल अपराध इस वजह से भी बढ़ जाता है, ठीक है। उचित परवरिश और संस्कार ना मिलने पर किशोरों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। इसके कारण उन्हें सामाजिक ताने भी सुनने पड़ जाते हैं, ठीक है। समाज, अब पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन समाज की वजह से तो उन्हें सुनना पड़ रहा है, समाज उन्हें बोल रहा है कि आप क्या चीज़ें कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या चीज़ें है, जो भी अगर हम एक घर में देखते हैं वो हमारी पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो परिवार होता है वो समाज की एक छोटी इकाई होता है। कुछ भी अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सीन हो रहा है, तो वो आगे पूरा जो बड़ी सोसाइटी है हमें उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशमी तंतु की ताप चालकता तथा नमी अवशोषण क्षमता को समझाइए, ठीक है। जो भी रेशम तंतु होता है उसके बारे में हमें समझाना है कि वो कैसे ताप और नमी को अवशोषित कर लेता है। रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर होता है। प्राकृतिक फाइबर मतलब तंतु, बहुत मजबूत होता है रेशम, जल्दी, जो भी रेशम के कपड़े होते हैं वो जल्दी फटते नहीं है और लॉन्ग लास्टिक होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। इसमें माध्यम घर्षण प्रतिरोध गर्मी प्रोटीन फाइबर होते हैं। यह ऊन के समान ऊष्मा का गैर स्थानांतरित होते हैं, जो रेशम को सर्दी के परिधान अवशोषण के लिए उपयुक्त होते हैं। जो ये कपड़ा होता है रेशम का, वो किसके लिए अच्छा होता है कि अगर हम सर्दी में अगर ये कपड़े पहनते हैं रेशम के, तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें हवा जो है आर पार नहीं जाती और हमें ठंड भी नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिले कपड़े। जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं, आपने देखा है, जो सिले हम रेडीमेड कपड़े बोल सकते हैं ना, जो हम सिले सिलाए कपड़े लाते हैं एज इट इज और उसको यूज में ला लेते हैं। कपड़ों में कारीगरी किसे कहते हैं, ठीक है। जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं उसमें कारीगरी किसे कहते हैं। कारीगरी की जांच करने के दो बिंदु बताइए, कि अगर जो आपने सिले सिलाए कपड़े लिए हैं उसकी कारीगरी की जांच करने के लिए आप किन दो बिंदुओं पर ध्यान देंगे, किन दो चीजों पर आप फोकस करेंगे। परिधान की सुंदरता और टिकाऊपन कुशल कारीगरी पर निर्भर करती है, ठीक है। वो कितना सुंदर है और कितना टिकाऊपन है, वो कितने लंबे समय तक वो कपड़ा यूज में लाया जा सकता है। इसमें कपड़े की कटाई, सिलाई, बाहरी सज्जा, बाहरी सज्जा मतलब बाहर जो उसका रूप देखने में लग रहा है, सजावट, सिले सिलाए कपड़ों की कारीगरी होती है, ठीक है। सिले सिलाए कपड़े देखने में सुंदर हो, टिकाऊ हो, अच्छे लग रहे हो, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, सिले सिलाए जो कपड़े होते हैं उनकी विशेषता, उनके बारे में बातें हैं।
अब क्या चीज़ है जो सिले सिलाए कपड़े की कारीगरी है, उनके लिए 2 बिंदु आप क्या देखेंगे। सिले सिलाए कपड़े खरीदते समय यह जांचना चाहिए कि उस पर लगे बटन, झालर, पट्टी ठीक से लगी हो या नहीं। ठीक है, कि कोई भी अगर कपड़ा है, जैसे कि ये कपड़ा लिया, इसमें देखिए झालर लगी हुई है, तो ये सही तरीके से लगी है प्रॉपर या नहीं लगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम सिले सिलाए कपड़े ले रहे हैं। तो वस्त्रों के किनारे उचित ढंग से मुड़े होने चाहिए व सिले होने चाहिए। ठीक है, वस्त्र के किनारों पे जितने भी सिलाई हो रखी है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और इसमें आप खुद भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे जब भी आप खुद कपड़े लेने जाते हैं, सभी शॉपिंग करते हैं आप तो खुद ही, तो जो भी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं कि कपड़ा ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, तो आप वो सारी विशेषताएं यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसाधन सीमित है। संसाधन मतलब रिसोर्सेज, सीमित मतलब लिमिटेड। जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, मतलब कम मात्रा में है। संसाधनों से अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त करने के तरीके बताइए। ठीक है, संसाधन जितने हैं वो सीमित है और उन संसाधनों में ही हमें खुद को संतुष्ट करना है, उसके बारे में बताइए। अब सबसे पहले आता है संसाधन सीमित है, तो सबसे पहले जो वर्ड है संसाधन, उसका मतलब क्या है पहले वो तो जान लेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि वो हमारे लिए ठीक है, वो जितने हैं उतने नहीं, या फिर आगे क्या चीजें होंगी। संसाधन क्या है? संसाधन में वह सभी साधन आते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें जो एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग के जितने भी चीज़ें हैं उसके विकास के लिए वो सभी चीज़ें उसको हेल्प करती है। तो वो क्या चीज़ें होती है? संसाधन, जो उसके जीवन निर्वाह के लिए सहायता प्रदान करती है। संसाधन सीमित है, इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित है। ठीक है, हम जानते हैं कि मनुष्य जो उसकी इच्छाएं जो असीमित है, उसको जितना मिल जाए उसके लिए उतना कम है, उसे हर रोज कुछ नया, कुछ और, कुछ अलग चाहिए होता है। और संसाधन की मात्रा कम है। मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है, अनेक इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। ठीक है, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा दोबारा आ जाती है। हम क्या करते हैं, हमने कोई एक चीज़ सोच ली, हम कहते हैं बस यार ये हो जाए, लेकिन क्या होता है वो होने के बाद बस एक और चीज़ ये हो जाए। तो हमारी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, हम हर रोज़ एक नया ड्रीम, एक नई चीज़ें सोचने लग जाते हैं। मनुष्य को इस सीमित संसाधनों से भी संतुष्ट रहना पड़ता है। मतलब जितने भी हमारे पास संसाधन है सीमित है, उसमें ही हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। सीमित संसाधन से संतुष्टि प्राप्त करने के तरीके, कि हमारे पास जितने भी संसाधन है, कम मात्रा में संसाधन है, तो उससे हम खुद को संतुष्ट कैसे रखेंगे, खुद को सेटिस्फाइड कैसे रखेंगे। अपनी इच्छाओं को कम करें। ठीक है, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं उनको कम कर देना चाहिए। जितनी चीज़ें मिल रही है उसमें हम खुश रहें। उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करें। जितने भी हमारे पास संसाधन है उनको अच्छी तरह से यूज़ करें, और इस तरह से यूज़ करें कि आगे हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर सके। ठीक है, इफेक्टिव यूज़ करना है हमें रिसोर्सेज का। रोजगार, ताकि वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो। ठीक है, पूर्ण रोजगार द्वारा इसका अर्थ है सभी उपलब्ध संसाधनों के उपयोग में हो। जितने भी हमारे संसाधन हमें दिए गए, जितने भी हमारे पास हैं, उन सभी का यूज़ किया जाए। यानी कि एक को प्रॉपरली यूज़ करते चले गए तो वो ख़त्म हो गया। तो जितने भी हमारे को संसाधन दिए गए उनको प्रॉपर सही तरीके से यूज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थकान की परिभाषा लिखिए। अब जो थकान वर्ड है उसे सब परिचित है बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि सबको होती है, नॉर्मल है। तो थकान जो वर्ड है इसको आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि थकान क्या होती है। सबके लिए अपनी थकान की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होगी। कोई किसी काम को करके थक जाता है, कोई किसी काम को, किसी को थकान आ जाती है। तो आपको ये बताना है कि थकान क्या है। शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक थकान में क्या अंतर है। शारीरिक मतलब जो शरीर में हमें थकान होती है वो शारीरिक हो गई। मनोवैज्ञानिक मतलब जो हमारे मस्तिष्क से हो गई कि हमें काम नहीं किया जा रहा, मतलब बहुत टाइम से लैपटॉप पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो दिमाग काम नहीं कर रहा, आगे वर्क ही नहीं करने का मन कर रहा, तो वो मानसिक थकान हो गई, दिमाग से रिलेटेड। और शारीरिक मतलब कि कहीं आना जाना बहुत किया, हम थक गए तो लेटने का मन है, तो वो शारीरिक थकान हो गई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आंसर क्या लिखा है।
लंबे समय तक कार्य करने के फलस्वरूप घटी हुई क्षमता को थकान कहते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमने कुछ काम किया और इसकी वजह से हम थक गए। ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो कम हो गई, ऊर्जा की मात्रा में कटौती हो गई, तो वो क्या हो गया, थकान हो गया। किसी कार्य को लगातार करने से उत्पादन गति का ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, होने को थकान कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक काम को हम लगातार करे जा रहे हैं, बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमें थकान हो जाती है। थकान के 2 प्रकार हैं। थकान कौन कौन सी होती है, इसके प्रकार देख लेते हैं। शारीरिक थकान क्या है, जैसे सर दर्द होना, चक्कर आना और मांसपेशियों में कमजोरी होना या फिर नींद ना आना, ये सभी चीजें क्या हो गई, जो हमें शारीरिक रूप से होती है, जो हमारे फिजिकली होती है, वो सारी। यह थकान एक पुरानी बीमारी है जो एक व्यक्ति से गंभीर मानसिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म देती है। ठीक है, जो थकान है इसको एक बीमारी के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इसी से बहुत सारे इश्यूज और डिसीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिक थकान। मानसिक थकान क्या है, जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक थकान क्या है, मानसिक थकान तनाव को उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या होता है, इससे डिप्रेशन होता है। जब हम हमारे मस्तिष्क में अगर काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, कोई इशू हो रहा है, तो क्या है वो मानसिक थकान, जिसमें हमें क्या होता है, तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। मानसिक तनाव में व्यक्ति लंबे समय तक तनावग्रस्त व चिंतित रहता है। क्यों होता है मानसिक थकान, क्योंकि हम एक लंबे टाइम तक किसी भी इशू को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ के बारे में बहुत लंबे टाइम तक सोचते रहते हैं, उसके बारे में चिंतित रहते हैं, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं आगे क्या करूँगा, मेरे पास कोई करियर नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, तो क्या है, इसकी वजह से क्या है, स्ट्रेस होता रहता है। मानसिक तनाव के कारण उस व्यक्ति को किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया या फिर हम किसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं बार बार, तो हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा, हम उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन तथ्यों को बताइए जो व्यक्ति की पोषण तत्व की आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। मतलब वो कौन कौन से तत्व हैं जो व्यक्ति के पोषक तत्व की आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं, कौन से इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें व्यक्ति की आयु। ठीक है, व्यक्ति की आयु जिस एज का वो होगा, उस एज के अकॉर्डिंग ही उसे पोषक तत्व दिए जाएंगे, उसके हिसाब से उसे खाना दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड एज का पर्सन है, तो उसके लिए कैसा पोषक तत्व दिया जाएगा। अब क्या होता है, ओल्ड एज में हम ये प्रोवाइड करते हैं या फिर ये चीज़ें बताते हैं लोगों को कि जितनी भी चीज़ें हैं आपको क्या करना है, उन्हें या तो उसका जूस बना के दीजिए। ठीक है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, क्योंकि वो नहीं खा पाते हैं या फिर उनके दांत नहीं है, तो इस हिसाब से कौन सा पोषक तत्व दिया जाए उनकी एज के अकॉर्डिंग। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा आयु के अनुसार, व्यक्ति की लंबाई और वजन के अनुसार कि उसकी हाइट कितनी है और उसका वेट कितना है, उसके हिसाब से उसे पोषक तत्व दिए जाए। ठीक, कि जो उसके लिए ज़्यादा अच्छे हों। व्यक्ति के लिंग, स्त्री या पुरुष के अनुसार। ठीक है, कि कौन सा स्त्री को दिया जाए और कौन सा पुरुष को दिया जाए, किस मात्रा में उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे स्त्री है, उसको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वैसा उसे पोषक तत्व दिया जाए। जलवायु के अकॉर्डिंग, ठंड और गर्म के अनुसार। ठीक है, अगर ठंड ज़्यादा है तो ठंडी चीज़ ज़्यादा खा ली तो बीमार होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें जलवायु के अकॉर्डिंग भी जो भी अपना खाना है उसमें चेंजेस करते रहना चाहिए। व्यक्ति का व्यवसाय, कि अब उसका क्या व्यवसाय है, व्यवसाय के अकॉर्डिंग भी हमारे पौष्टिक तत्व जो है वो प्रभावित होते हैं। कि अगर कोई गरीब है, मतलब व्यवसाय उसका ऐसा नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, तो वो वैसा खाएगा, वो वैसी चीज़ें नहीं खा पाएगा जो उसका मन है या फिर वो चाहता है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो प्रभावित कर रही है एक पोषक तत्व को। शारीरिक दशा मतलब कि कोई बीमार है, कोई बीमारी है, उसे लंबे टाइम से कोई बीमारी चली आ रही है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया आप ये चीज़ नहीं खा सकते, ये चीज़ नहीं खा सकते, तो क्या होगी, वो चीज़ें उसे प्रभावित करती है, उसे पौष्टिक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कोई 4 कार्य बताइए। ठीक है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के क्या काम होते हैं, क्या वर्क करता है वो। कार्बोहाइड्रेट के 2 मुख्य खाद्य स्रोत भी बताइए कि कार्बोहाइड्रेट कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जिनसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हम मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य कि उसके काम क्या हैं।
कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य, ऊर्जा प्रदायक, ऊर्जा प्रदायक मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाला, एनर्जी देता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का बहुत अच्छा और सस्ता साधन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है, ठीक है। 1 से कितनी मिलती है, 4 कैलोरी। ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्लूकोज का एग्जाम्पल हो गया एक। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन बचाने वाले कार्य। शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपभोग अधिमानक रूप से किया जाता है, जबकि आहार में इसकी संपूर्ण समुचित रूप से की जा सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खुद जानबूझ के वो चीज़ें खाते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार वो हमारे जो हम नॉर्मल जो हमारा रोज़ का खाना होता है उसके अंदर वो पहले से उसकी मात्रा जो है उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है भोजन में स्वाद। अधिकांश कार्बोस प्रकृति में मीठे होते हैं, इससे भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो कार्बोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है और खाने में उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको मीठा ज़्यादा पसंद होता है। आगे है हमारा 4th पॉइंट, वसा का पूर्ण उपचयन। मतलब वसा जो होती है उसका अच्छी तरीके से क्या होता है, उसकी वजह से जो हमारा पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से हो जाता है। किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। प्रत्येक आहार में कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा अनिवार्य है ताकि वसा का उपचयन सामान्य रूप से किया जा सके, उसे अच्छे तरीके से पचाया जा सके। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है उसके स्रोत क्या है, कौन कौन सी चीजें जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राप्त होता है। क्या है, चावल, गेहूं, मक्का, साबूदाना, अनाज, सभी बेकरी उत्पादन, दाल, टमाटर, रतालू और सूखे मेवे, इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चीनी। चीनी से गुड़, गन्ना, शहद जैसी जो मीठी चीज़ें होती है, अंगूर आदि ताजे फलों से, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा व्यापारी अनेक प्रकार की गलत प्रथाओं को अपनाते हैं। मतलब जो कपड़ा व्यापारी होते हैं, जो कपड़ा लेन देन का काम करते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी गलत चीज़ें हैं जो करते हैं। नफीसा को पर्दा का कपड़ा खरीदते समय कपड़ा व्यापारी द्वारा अपनाई जाने वाली गलत प्रथाओं से अवगत कीजिए, ठीक है। आपको बताने की कौन कौन से व्यापारी है जो गलत चीज़ें यूज़ करते, गलत चीज़ें अपना लेते हैं जब वो कपड़ा बेचते हैं या बेचते हैं। तो एक बच्ची है या फिर एक औरत है या स्त्री है नफीसा जो पर्दा लेने जा रही है, तो आपको उसे बताना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है जब आप पर्दा खरीद रही हैं। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पर्दा आया है, कभी कोई ड्रेस आ जाएगी, कभी शादी के लिए कपड़े, मतलब क्वेश्चन ही रहेगा, बस में जो क्वेश्चन को चेंज कर देंगे थोड़ा सा, पर्दा लेने जा रही है, कभी कुछ और सामान लेने जा रही है, लेकिन आंसर जो है वो ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो क्या है, कपड़ा व्यापारी पर्दे का दाम अधिक बताएगा, ठीक है। तो क्या कर सकता है वो, उसका काम जो पर्दे का दाम है वो अधिक बताए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अब क्या होता है, बार्गेनिंग करते हैं लोग। अगर उसने पर्दे का दाम जो है 200 रुपये बताया, लेकिन वो था 150 का, उसने 200 बताया, बार्गेनिंग करते करते भी वो नफीसा ने कितने का ले लिया, 180 रुपये का ले लिया कि भाई 20 रुपये छूट गए। लेकिन नफीसा को लगा कि मैंने 20 रुपये जो है उससे बचा लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो 30 रुपये है वो कपड़ा व्यापारी ने अपने मुनाफा कर लिया उससे, ठीक है। तो क्या करेगा वो, उसका दाम जो है वो ज़्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट है, पर्दे का कपड़ा देते समय कपड़ा व्यापारी उसकी लंबाई चौड़ाई के नाप में कमी करेगा, ठीक है। ये कर सकता है वो, जब उसने कपड़ा पर्दे का काटा या फिर पर्दा जब बन के आया तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो कम कर दी उसने, तो क्या हो गया, पर्दा छोटा हो गया। पर्दे पर लगे लेबल की गुणवत्ता के अनुसार पर्दे की गुणवत्ता का ना होना, कि पर्दे पे लगा हुआ है कि ये इस कंपनी का है लेकिन वो उस कंपनी का नहीं है, सिर्फ क्या करे, सिर्फ लेबल लगा दिया, लेबलिंग कर दिया कि वो ऐसा है लेकिन वो रियल में ऐसा नहीं है। कपड़ा व्यापारी कपड़े की किस्म में बदलाव करते हैं, वही बात हो गई, ठीक है। गुणवत्ता में कमी करते हैं, किस्म में बदलाव कर देते हैं। या फिर उस स्त्री ने कपड़ा देखा, उसने कहा हाँ ये वाला कपड़ा मैं लूँगी, लेकिन जब उसने पैक करके जब वो घर लेके गई तो जो उसने वहाँ देखा था वो कपड़ा वो नहीं था, ठीक है, चेंज कर दिया उसने फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षित लड़की अपने परिवार के हर सदस्य का जीवन बनाती है, कैसे।
ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसकी एक पूरी एक लाइन बनती है कि जब घर का एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वो पढ़ता है, लेकिन अगर घर की एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है, अगर लड़की घर में पढ़ी लिखी है तो किस तरह से जीवन में सुधार होता है। महिलाओं का महत्व बढ़ता है। ठीक है, अगर कोई स्त्री पढ़ी है, कोई औरत पढ़ी है तो क्या होगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। देखा है आपने कभी भी कोई भी लड़की आईपीएस बनती है या फिर कुछ ओहदे पे जाती है, ऊंचा काम करती है, तो क्या होता है, पूरी जितने भी महिला समाज है उन सबका सम्मान बढ़ता है। महिला परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य होती है। ठीक है, महिला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है किसी भी परिवार के लिए, क्योंकि परिवार चलाने के लिए एक लेडी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नारी के सहयोग में से ही संतान के साथ ही पति एवं परिवार के वातावरण को बनाने में नारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्यों है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो परिवार होता है उसको बढ़ाना, परिवार को चलाना, परिवार में वंश देना, ये सभी चीज़ें क्या करती है, महिलाएं जो वो करती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परिवार के अन्य सदस्य को शिक्षित करना। जब वो खुद पढ़ती है तो क्या करती है, घर में जितने बाकी लोग हैं उन सभी चीज़ उन लोगों को भी सिखाती है, उन सबको भी पढ़ाती है। अगर माँ अगर पढ़ी होती है तो वो बच्चों को भी पढ़ा लेती है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर माँ नहीं पढ़ी तो भी वो पढ़ा लेती है, लेकिन फिर भी अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चे को समझ पाएगी, उसे पढ़ा पाएगी। ठीक, परिवार में अगर शिक्षित लड़की होती है तो वह अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करती है, मतलब अपने जो जनरेशन आएगी, बच्चे आएंगे उनको। यदि महिला शिक्षित होती है तो समाज शिक्षित व सभ्य बनता है। ठीक है, अगर महिला जो है वो पढ़ी लिखी होगी तो पूरा समाज जो है वो पूरा समाज विकसित होगा साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक योगदान देने में। ठीक है, अगर घर में मेल पर्सन फीमेल पर्सन दोनों काम कर रहे हैं, अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो काम करने जाएगी तो उससे क्या होगा, आर्थिक हेल्प होगी। ठीक है, इकोनॉमिकली हेल्प कर पाएगी वो। शिक्षित महिलाएं चार दीवारों में बंद ना रहकर आर्थिक कार्यों में भी अपना योगदान दे सकती है। अगर वो पढ़ी लिखी है तो चार दीवारों में क्यों रहेगी, घर के काम क्यों करेगी सिर्फ, है ना। अगर पढ़ी लिखी है, डिग्री है उसके पास, तो वो किसी के अगर उसके पास डिग्री है तो वो किसी भी कहीं जाकर काम कर सकती है, कहीं भी जॉब कर सकती है, उसको पैसे मिलेंगे उस चीज़ के और वो घर में उस चीज़ को यूज़ कर पाएगी। परिवार का स्तर बढ़ाने में मदद करती है, मतलब परिवार का जो स्तर है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है, परिवार को वो चेंज करने में अपना योगदान देती है। शिक्षित महिला समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करती है। ऐसी महिलाएं अपने वातावरण में शिक्षा का माहौल बनाती हैं। अगर पढ़ी लिखी है वो तो चारों तरफ चाहेगी कि सब पढ़ी लिखी हूँ, सबको वो चीज़ें बताएगी कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, हमें ये करना चाहिए। शिक्षित महिलाओं को खास बात यह है कि वह केवल अपने घर के कार्य तक ही सीमित नहीं है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई लड़की पढ़ जाती है ना, कोई स्त्री, तो वो घर में तो बिल्कुल रहना नहीं चाहती। वो चाहती है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने टाइम लगाया है, अपनी लाइफ के इतने साल लगाए हैं उसको पढ़ने में, वो ज्ञान प्राप्त करने में, तो मैं उसको आगे एक्सप्लोर करूँगी, उसको आगे बढ़ाऊँगी। ठीक है, जो पढ़ी लिखी होंगी वो घर में तो बिल्कुल नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी चीज़ें आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, जो भी चीज़ें होंगी वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।